डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जो हमारा स्विट्ज़रलैंड का संविधान चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में स्विस संविधान की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड की विशेषताओं को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे मैं बताऊं, नंबर 1, निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। ये स्विट्ज़रलैंड की विशेषता है कि वहाँ का संविधान निर्मित है, लिखित है और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान जैसे हमारे भारत का, फ्रांस का, अमेरिका का इत्यादि देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। 1848 में निर्मित संविधान जो स्विट्ज़रलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था। और अब यानी कि वर्तमान में 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया संविधान, जो वर्तमान संविधान भी आप कह सकते हैं, वो भी एक निर्मित, लिखित तथा व्यापक संविधान ही है। दूसरी स्विस संविधान की विशेषता है कि कठोर संविधान। अब कठोर का क्या तात्पर्य है कि एक तो सामान्य कानून होता है, कठोर होता है। सामान्य कानून से आप समझते ही हैं कि सामान्य प्रक्रिया के द्वारा कानून में संशोधन किया जा सके, और कठोर एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य है कि स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाया गया है या अपनाना होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। स्विस संविधान का व्यवहार के अंतर्गत यद्यपि संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से वो कम कठोर भी है। तो इस स्थिति का एक कारण यह है कि स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं तथा वे आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच भी नहीं करते। तीसरी विशेषता, प्राचीनतम गणराज्य। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ओल्डेस्ट रिपब्लिक, कि स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। 1870 तक सान मैरिनो तथा हंसा टाउन जैसे 2 कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था और वहां की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे
जिनके आधार पर वह शासन तथा शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी। वहां किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। रेपार्ड जो एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। ठीक है, तो प्राचीनतम गणराज्य। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। ठीक है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, आप सभी को पता होगा, डेमोक्रेसी के जो दो रूप हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। तो लोकतंत्र में यानी कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जो उसके साधन हैं वो पाए जाते हैं कि स्विस संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में अपनाया गया है। वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया गया है, आप सभी को पता होगा, तब भी स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन जिसका नाम है ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटनों जिनका नाम ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेजेल और आउटर अपेंजेल, ये 4 अर्ध कैंटन हैं और एक पूर्ण कैंटन जो ग्लेरस है। इनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आज भी विद्यमान है और इन कैंटनों में मतदाताओं की जो सभाएं होती हैं उनमें लैंड्सजीमाइंड द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभ की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को सफलता के साथ अपनाया गया है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। ये लैंड्सजीमाइंड क्या है कि वहाँ जो सभाएं होती हैं उन सभाओं में वहाँ के जो जनता है वो हाथ ऊपर करती है, ठीक है ना, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जनता सीधे उनसे जुड़ी हुई है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके जो साधन है, ये जो मैंने बताया आपको, एक कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में, वहाँ अब भी एक प्रकार से डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो विशेषता कही जा सकती है, अच्छा इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप ये भी बता सकते हैं कि भाई एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि 1970 तक स्विस लोकतंत्र की एक विलक्षण बात यह थी कि महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था, लेकिन 8 फरवरी 1971 से महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया और अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट उसकी विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या कि संविधान में स्विट्जरलैंड को एक राजमंडल कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राजमंडल न होकर संघराज फेडरेशन ही है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी गुण जो उसके प्रमुख लक्षण है, जैसे मैं आपको बताऊं, लिखित और कठोर संविधान, संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका और राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन, तो इस प्रकार 23 कैंटन या राज्य हैं। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में 2 बातों की दृष्टि से भेद किया गया है। वो क्या है कि प्रथम तो ये कि जहां प्रत्येक पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के
द्वितीय सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वहां अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। दूसरा भेद यह है कि स्विट्जरलैंड संशोधन के समय जहां पूर्ण कैंटन का मत 1 गिना जाता है, वहां अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। संविधान के द्वारा केंद्र और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन अमेरिकी पद्धति के आधार पर किया गया है। संविधान में परिसंघ की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और शेष शक्तियां कैंटनों की सरकारों को दे दी गई है। कैंटनों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है, परंतु उनका संविधान स्विस संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए और प्रत्येक कैंटन के लिए गणतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। यद्यपि संघीय न्यायपालिका को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य सभी लक्षणों के विद्यमान होने के कारण इसे एक संघ राज्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट उसकी विशेषता है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान, संघात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। ठीक है ना। ये क्या है कि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो जैसे बताऊं मैं आपको कि ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था एक इसमें से अपवाद कहा जा सकता है, क्योंकि यह न तो पूर्णतः संसदात्मक सिद्धांत के अनुकूल है और न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांत के। तो स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका जो संघीय संसद है और कार्यपालिका जो संघीय सरकार है परस्पर संबंधित हैं, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती, यानी कि पदमुक्त नहीं कर सकती। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिका संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। तो स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्था के मूल गुणों को ग्रहण करके एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है। ठीक है ना। तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का इसमें समन्वय भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट विशेषता जो कही जा सकती है वो एक प्रकार से बहुल कार्यपालिका। तो सामान्य विचार तो क्या है, यही है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके। किंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान है। तो इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट, औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था उसमें की गई है। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेकुलर स्टेट, जैसा आपको पता होगा कि स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 से धर्मनिरपेक्षता का यह स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा इस अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 15(2) में सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15(3) में धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों यानी कि आचार व्यवहार के पालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 15(4) में किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने, किसी धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों का पालन करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। तो संविधान धर्म के आधार पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। पूर्ण संविधान के अनुच्छेद 51 में जिस्टस धर्म, ईसाई धर्म की एक शाखा का रोमन कैथोलिक चर्च और उससे संबंधित संस्थाओं का पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह स्थिति निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल थी। वर्तमान संविधान में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात वो धर्मनिरपेक्ष राज्य
कहा जा सकता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है संविधान। नेक्स्ट उसकी विशेषता है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव और बहुभाषी राज्य। और नेक्स्ट उसकी विशेषता कही जा सकती है कि प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। ये स्विट्जरलैंड संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से इनका सारांश रूप में उल्लेख किया है। तो वस्तुतः क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड उत्तरदायी आदर्शों और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक श्रेष्ठतम प्रतीक है। ये जो विशेषताएं हैं इनका हम आपसे चर्चा की। अब नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है और संशोधन प्रक्रिया का मूल्यांकन, और फिर अमेरिकी संविधान की संशोधन प्रक्रिया से इसकी तुलना की जाएगी। धन्यवाद।